एक बार फिर डॉक्टर अमरप्रीत कौर, श्रीनगर, कश्मीर से। और कश्मीर में ही इनका जन्म हुआ, वहीं पे ये इन्होंने अपनी स्कूली कॉलेज की पढ़ाई की। पंजाब यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपनी पीएचडी की और फिर से कश्मीर में ही इन्होंने स्थापित होने का फ़ैसला लिया और अपनी रिसर्च को वहाँ ही बढ़ा रही हैं। और रिसर्च इनकी ब्रायोफाइट्स है। और जो ब्रायोफाइट्स हैं वो इतने विरली चीज़ है जो हम आपको अपने शो में दिखा चुके हैं, एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक और भाग है इनके व्यक्तित्व का जो बिल्कुल सबसे हटकर है। ये वहाँ पे SCERT में एकेडमिक ऑफिसर हैं और इसका इनकी रिसर्च से कुछ लेना देना नहीं है। रिसर्च इनकी अलग से चल रही है और यहाँ पे जो ये काम कर रही हैं वो भी क्रांतिकारी है। उसमें कई जिम्मेवारियाँ इनको दी गई हैं, जैसे कहते हैं कि 1 वुमेन आर्मी, कई विभाग हैं जिनको ये देखती हैं। मैं इनके मुंह से आपको सुनाऊंगी, पर जो असली बात उसमें आज मैं आपके सामने रखने वाली हूँ वो है कि 370 आर्टिकल 370 के हटने के बाद और पहले इसकी तुलना करेंगे और उसका साक्षात जो अनुभव है वो इनका है। स्वागत है आपका। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रिसर्च ही एक ऐसी विषय है जो बहुत बहुत समय लेता है, लेकिन आप ये फुल टाइम एक ऐसी जॉब भी कर रही हैं जिसमें बहुत सी जिम्मेवारियाँ हैं, वो क्या क्या हैं? जी मैम, हाँ। धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे से धन्यवाद करना है आपका। जी जी जी। मैं यहाँ पे एज एन ऑफिशियल बात नहीं करूँगी। हाँ। मैं कश्मीर में ही जन्मी हूँ, पली हूँ, और वहीं की बेटी हूँ। हाँ। इसलिए एज अ कश्मीरी आज मैं बात करूँगी। बिल्कुल। मैंने वो समय देखा है जब अलगाववाद एक समय पे पीक पे था। हाँ। उसके बाद आर्टिकल 370 से पहले वाला वो जो सिचुएशन था वो देखा है। और उसके बाद क्या हुआ, 370 देखा के बाद देखा है, हटने के बाद देखा है। पहले की थोड़ा वृत्तांत करें। देखिए, कश्मीरी जो लोग हैं, हम जैसे लोग जो हैं, पहाड़ी लोग एकदम बोले वाले होते हैं, बातों में आ जाते हैं, इजीली उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वहाँ पे वैसे सर्कमस्टेंसेस थे तो बच्चे, खासकर मैं एजुकेशन की बात करूंगी, तो बच्चे बहक जाते थे। अच्छा जी, जैसे स्कूल नहीं आना, पथरावबाजी में इन्वॉल्व होना। हाँ। तो ऐसे छोट-पोट सी इंसिडेंट्स न्यूज में भी आया करती थी। क्या उस समय 370 से पहले लड़कियां भी स्कूलों में आती थी? कम आती थी। आप देखिए, बच्चे बहुत कम आते थे, लेकिन आफ्टर 370 अब अकाउंटेबिलिटी है, ऑनलाइन अटेंडेंस का हो गया है टीचर्स के लिए भी, और स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं पे अकाउंटेबल हैं। ओके जी जी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि 370 के पहले जब तक ये नहीं हटा था तब तक वहाँ पे ऐसा माहौल क्यों था कि जैसे सारे कश्मीरी, सारे श्रीनगर के लोग, कि जैसे वो सिर्फ भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ नारे, झंडे और उग्रवाद में बेशक बड़े लोग थे इन्वॉल्व, बच्चों को भी उसमें लपेट लिया उन्होंने जी। और 500 रुपए का जो प्रलोभन था जी। लेकिन उसके बीच वहाँ की जो बड़ी महिलाएं थी, दादियाँ, नानियाँ, माएँ, उनकी भूमिका क्या रही? मैम, पहले मैं बात करूंगी हमारे उधर पे, हमारे कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेशन से पहले रणबीर पीनल कोड हुआ करता था। अच्छा, वो बताइए क्या होता है? हमारा कानून अलग था। जितने भी पूरे देश में जितनी भी आईपीसी की धाराएं लगती हैं, जैसे एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं था। ये था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे तफसील से आपको बताऊंगी। लेकिन ये राइट टू एजुकेशन वहां पे नहीं था। जैसे ही आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो वहां पे लोगों को इसका फायदा मिलना स्टार्ट हुआ। अच्छा, मतलब राइट टू एजुकेशन जो भारत के संविधान का एक अभिन्न भाग है और हर बच्चे को, भारत के हर बच्चे को इसका हक है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे उधर आर्टिकल 370 था। बहुत सारी धाराएं हैं। नहीं, आर्टिकल 370 ये तो नहीं कहता कि आप बच्चों को शिक्षा ना दें। मैम, बेशक कंपल्सरी नहीं था। नहीं था, वहां पे था ही नहीं, क्योंकि हमारे उधर रणबीर
पीनल कोड है। अच्छा, जी। तो जो आपका रणबीर एक्ट था जी। उस समय, जी ये मतलब भारत का जैसे भाग होने के बावजूद कुछ और था। बिल्कुल, अलग कानून चल रहा था, अलग वहां पे झंडे थे। हालांकि हमारे देश उसी का का भी एक भाग था कि जी सिर्फ मुस्लिम्स को ऑफिसेस, सरकारी नौकरियां मिलती थी, हिंदुओं को उसका हक ही नहीं था। जी तो ऐसी सी बातें थी। तो एक तरह से कश्मीर को पूरी तरह से मुस्लिम बनाने की कोशिश थी 75 वर्ष, जी 70-75 वर्ष। तो 70 वर्ष क्या हम ये मान लें कि भारत सरकार सोई हुई थी? मैम, अलगाववाद वहाँ पे इतना ज़्यादा था कि लोग वहाँ पे ब्रेन वॉश होके, हालांकि वहाँ के जो लोग हैं, इवन मुस्लिम्स भी हैं, वो बहुत ही नाइस हैं। हमारे साथ उनका जो बर्ताव है बहुत अच्छा है। मेरे कुलीग्स हैं, बहुत अच्छे से वो बिहेव करते हैं। तो हम ऐसे उनको नहीं बोल सकते। हाँ, कुछ रीजंस थे, जैसे अलगाववाद की बात है। ब्रेन वॉश्ड थे। हाँ, दे वेर द ब्रेन वॉश्ड। पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि कश्मीरी लोग बड़े बोले बाले हैं, एकदम से वो बातों में आ जाते हैं। तो इस कारण से वो और ये भी एकदम रहा against- होगा कि भारत में भ्रमण उनका कम होता होगा, तो उनको पता ही नहीं चला जी कि जी हम जी कितने अधिकारों क्योंकि से वंचित हैं। जियोग्राफिकली भी आप देखें तो कश्मीर जो है ये डिसलोकेटेड है, कंट्री से, पूरे देश से बहुत दूर है, और कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी। अभी आप देखिए, रेलवेज भी शायद इस साल या अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा, तो सीधा आप कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो इसका एक फायदा है। पिछले 10 वर्षों में, एटलीस्ट 5 वर्षों में वहाँ पर काफ़ी सड़कें बनी हैं। बिल्कुल। और सड़कों के बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे। अभी एक मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है रोडवेज का, जो शायद आने वाले कुछ सालों में वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमारे वहाँ पे कनेक्टिविटी, जहाँ पे हमें बहुत दिक्कतें आया करती थी, ट्रैफिक जैम की दिक्कतें थी, वो कम हो जाएंगी। गांवों तक कोई लिंक रूट्स थी मैम, 370 से पहले? आर्टिकल 370 के बाद आप देखिए हमारी टाउन्स, हमारी स्मार्ट सिटीज, आप न्यूज़ में भी देखिए, और बहुत अच्छा हो गया स्मार्ट नहीं, सिटीज। मैं जानना चाह रही थी कि जी 370 से पहले वहाँ के जो गांव हैं, जी। उनमें कोई सड़कें ही नहीं थी, सड़कें थी, कम थी, या फिर और उनकी मेंटेनेंस कच्ची उतनी थी? नहीं थी। कच्ची जी थी। तो बारिशों में, और वहाँ तो बारिश बर्फ ऐसा मौसम रहता है, बिल्कुल। तो उस हिसाब से नहीं थी। जी। बिजली की क्या स्थिति रही? बिजली, मैम देखिए, मैं इस समय पे श्रीनगर में रह रही हूँ। नहीं, इस समय पे बाद पे, पहले आप 370 से पहले बताएं। बिल्कुल, कोई इतनी ज़्यादा हमें बिजली अवेलेबल नहीं थी। बिजली इतनी ज़्यादा सही नहीं थी। हमेशा लोड शेडिंग हुआ करती थी, कट्स हुआ करते थे पर क्या हर फ्रीक्वेंटली। गांव तक बिजली थी? कुछ ऐसे गांव हैं जहां तक बिजली नहीं थी अभी भी। जब ये कोविड का टाइम था, हमें ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ रही थी, तो उस समय भी क्या था कि हमारी सरकार ने, जो आज की सरकार है, उन्होंने सोलर पैनल्स लगाए थे। अच्छा। ताकि हम बच्चों तक कनेक्ट हो पाए, उनको ऑनलाइन लेक्चर्स दे सके। बढ़िया। जी तो इतनी सारी चीजों से वंचित थे बिल्कुल। कश्मीर के लोग। मैम, कश्मीर में हालांकि लोगों को अभी ये लग नहीं रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव आया है, और आई एम वेरी श्योर कि आने वाले समय में सबको पता चलेगा कि जो हमारी सरकार ने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, उनसे कितना उनको फायदा मिला है। आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी वो ये चीज रियलाइज करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि क्योंकि स्कूल एजुकेशन वगैरह जो है उसमें आपका दखल है काफ़ी, तो एज एन ऑफिसर, तो स्कूलों की एजुकेशन आर्टिकल 370 जब था तब कैसी थी? बच्चे स्कूल नहीं आया करते थे, जो आते थे जो आते थे वो भी ज़्यादा स्टडीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे। हालांकि जब हमारा कोई नेशनल इवेंट हुआ करता था, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे, वहाँ पे मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग थी बहुत ही फार फ्लंग एरिया में थे। नेशनल फ्लैग जब हम वो लगाते थे, वहाँ पे झंडा चढ़ाते थे, तो दिक्कत होती थी। भारत का झंडा। बिल्कुल क्या बिल्कुल। दिक्कत? उसकी वजह से जैसे उसको हमें रोकते थ्रेट्स थे? भी मिली। रोकते थे? बिल्कुल, थ्रेट्स मिलती थी हाँ। डायरेक्टली। आप देखिए कि लास्ट टाइम एक इंसिडेंट भी हुआ जब एक स्कूल प्रिंसिपल और उनको मारा गया। हाँ, मेरी तो सूचना थी कि उसमें आपको भी थ्रेट था। बिल्कुल बिल्कुल। और वही कश्मीरी, वही मुस्लिम मेरे स्टूडेंट्स, उन्होंने मुझे अवेयर किया कि मैडम ऐसे वार्निंग है, जस्ट
लीव दिस प्लेस, आप कहीं सुरक्षित जगह पे आप चले जाएं। हालांकि मुझे पुलिस इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने भी इन्फॉर्म किया, लेकिन मैं तो एक कश्मीरी लड़की हूँ एंड वहीं लाल चौक में ही रह रही हूँ। हम जिएंगे भी वहाँ और मरेंगे भी वहाँ। अरे वाह, जी, अरे वाह। मेरे पास ऑप्शंस थी कि आई कैन चेंज, आई कैन ट्रांसफर टू एनी सेफर प्लेस, हाँ। लेकिन मैं अपनी जगह को नहीं छोड़ सकती। वाह वाह, दिस इज आप माई जैसे कमिटमेंट। लोग, कमाल है। अच्छा, अब बात करते हैं कि बहुत जैसे स्कूलों की शिक्षा इतनी कम थी और कम बच्चे आ रहे थे, अब बच्चों की संख्या बढ़ गई है। यस। अच्छा, एक मेरी जानकारी के मुताबिक वहाँ पे पॉक्सो एक्ट नहीं था, पॉस्को एक्ट। बहुत सारी चीजें हैं, मैं धीरे धीरे करके। एक पॉस्को एक्ट पे आप हमें पॉश बताएं। एक्ट, नहीं, पॉश बाद में, पहले। पॉस्को 370 के बाद, एब्रोगेशन के बाद वो वहां पे एप्लीकेबल हो गया। ओके, पहले जी। हाँ, पहले हम इसकी बात करें जी। जो बच्चों के शारीरिक शोषण जी। से जुड़ा हुआ एक्ट है। जी। तो ये एक्ट था ही नहीं। था ही नहीं। क्यों? 370 की वजह से। अच्छा। जब वो एब्रोगेट हुआ तो वहां पे बहुत सारी धाराएं हैं जो हमारे देश में दूसरे सारे देशवासियों को जिनका फायदा मिलता था, लेकिन हम कश्मीरियों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को वो इन सारी फायदों से वंचित रखा रखा जी, गया। वंचित। तो ये जो एक्ट था, पॉस्को एक्ट, तो पॉस्को एक्ट में पहले आप बताइए कि वहाँ बच्चों के साथ जो होता था तो उसकी कोई सूचना ही नहीं होती थी जी, कहीं। बिल्कुल। एक कहीं पे कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। देखिए, बीइंग अ फीमेल, अभी भी मैं फील करती हूँ कि फीमेल्स खुल के नहीं बोलती। एकदम मेल डोमिनेटिंग स्टेट है वो। हाँ, बिल्कुल। तो खुल के लोग सामने नहीं आते, खुल के इस बारे में बात नहीं करते, तो वो तो फिर भी बच्चे हैं। अब क्या जी। कुछ लड़कियों ने आगे आना शुरू किया? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप न्यूज़ पे देख लीजिए, चाहे इंटरनेट खंगाल लीजिए, वहां पे आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जो बच्चों के साथ हुए हैं एंड दे हैव रिपोर्टेड इट। अच्छा जी। तो क्या एक्शन होता है अब उन पे? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत ही संगीन जुर्म है, नहीं, इसमें बख्शा संगीन तो नहीं। है जी। जिसे पहले कभी महत्व ही नहीं दिया, वो अब पूरा वहां पे स्थापित है। राइट। तो लोग तो वही हैं, साइकी वही है। जी। तो क्या, जैसे कि आपने कहा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, राइट। तो क्या बच्चों की ऐसी कंप्लेंट्स पे इस समय एक्शन होता है? तो कैसे बिल्कुल। होता है? मैम, सबसे अच्छी बात है कि किसी भी बदलाव के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए। हाँ। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर और जो हमारे अभी गवर्नर साहब हैं, उनकी एक स्ट्रॉन्ग विल है, जिसकी वजह से वहां पे बदलाव आ रहा है और वहां पे ये चीजें हो रही हैं। तो नीचे के जो लोग हैं जिनको ये एक्ट्स को क्रियान्वित करना है, जी। मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ। ऊपर तो चलिए मान लीजिए कि ऊपर सब बदल गया है, तो जो कहते हैं ग्राउंड रियलिटी तो ये होती है कि क्या पुलिस वाला वो कंप्लेंट दाखिल करेगा कि नहीं, अब एफआईआर मैम कर। अवेयरनेस हो रही है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्कूल एजुकेशन की बात करूंगी। जैसे हमारे इधर आईसीसी कमेटी बनी हुई है एंड आई एम अ मेंबर सेक्रेटरी ऑफ दैट कमेटी आल्सो। तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी लेडी, किसी के साथ कोई ऐसा अपराध होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, हाँ। तो बाकायदा उसकी कंप्लेंट हम देखते हैं और उसमें क्या किया जा सकता है वो सारे इकदामात हम उठाते हैं। अच्छा। और ना सिर्फ इतना, हम लोगों को इसके बारे में ओरिएंट करते हैं, खासकर बच्चियों को। तो पुलिस ये कंप्लेंट्स पे बिल्कुल एक्शन लेती है? अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो दे विल बी इन ट्रबल। ओके। यस। तो आपका जो आईसीसी की कमेटी है, Right. वो ऊपर तक इसकी सूचना दे सकती है बिल्कुल कि ये एक्शन नहीं हुआ? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आईसीसी कमेटी, ये एससीईआरटी की है। और मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि एससीईआरटी टॉप लेवल पे है, उसके अंडर 20 डाइट्स एंड एंटायर स्कूल्स है। तो हमारी जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वो हर स्कूल तक पहुंचता है। ओके, ओके, दैट्स वंडरफुल। Yes. अच्छा, दूसरी, चलिए, चाहे गति बहुत तेज नहीं होगी, जी। लेकिन गतिशील हो गया है। जी, जी। ये 2-3 एक्ट जो आपने, पॉश एक्ट के बारे में बताइए। हालांकि मेरे को इसके स्मॉल वर्जन से एतराज है, पॉश बड़ा, जी, इसके जी। अर्थ कुछ और ही निकलते हैं, पर इसका पूरा खोल कर बताइए, पूरा वर्ड क्या है? देखिए, एक्चुअली दिस इज द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस।
प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल 2013। ओके। जी, इसको अब हम शॉर्ट में पॉश या शोवा एक्ट एब्रीवेट करते हैं। Okay. बट इसका जो मेन है वो ये है कि वर्क प्लेस पे लेडीज के लिए एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट हो, सेक्सुअल हैरासमेंट फ्री वाला हो और लेडीज जो हैं कंफर्टेबली काम कर पाए। आप सोचिए अभी भी वहाँ पे जैसे सेक्सुअल एडवांसेस हो गए, वहाँ पे कोई अवेयरनेस नहीं है कि लेडीज के साथ कैसे आप बात करेंगे। सेक्सुअल एडवांसेस को वो नॉर्मल समझते हैं बट इट इज अ क्राइम अंडर द पॉश एक्ट। यस। तो कोई उदाहरण दीजिए कि वर्क प्लेस पे महिलाओं से 370 जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफेयर करूं कि आपके हस्बैंड या आपने कोई बॉयफ्रेंड रखा हुआ है, हाँ, या कुछ और। इससे दिस इज हैरेसमेंट। यस, दिस इज अच्छा, हैरेसमेंट। इट वाज कॉमन। इट इज कॉमन लाइक इन अ नॉर्मल लैंग्वेज हम बोल देते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। एक डेक्रम है ऑफिस का, यू कैन नॉट से दिस। अच्छा, वो नहीं था, महिलाएं नहीं। सुरक्षित नहीं थी। जी। लेकिन अब जो है, क्या जी। अब भी कोई आदमी जो है ऑफिसेज में ऐसी कोई लिबर्टी लेते नहीं, हैं? अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग वहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं और खासकर जब से ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है तब से ये ऐसी कोई एक्ट्स नहीं होते। फिर ये जो महबूबा मुफ्ती जैसे राजनीतिज्ञ हैं, जी ये क्यों कहते हैं कि 370 मैं हटाऊंगी? मैम, ये 370 अभी तो आर्टिकल वो जो था, आई नहीं, इस आर्टिकल बार एक भी सीट नहीं जीती। इट इज अ प्रोपेगेंडा, नथिंग मोर देन दैट। और कुछ भी नहीं था। कुछ लोग अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए बोल रहे थे कि आर्टिकल 370 जो है वो हमारे कश्मीर को बचा रहा है, ऐसे फायदे हो रहे हैं। बट रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं था। ग्रोथ कहाँ है? ग्रोथ अब देखिए कितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है हर सेक्टर में, स्पेसिफिकली इन एक होती है एजुकेशन सेक्टर। आर्थिक ग्रोथ, जी, एक होती है सामाजिक ग्रोथ, एक होती है इंसानों की पर्सनल व्यक्तिगत ग्रोथ। राइट। जो बच्चे स्कूल में ही नहीं आएंगे वो क्या बढ़ेंगे आगे? एथिक्स कहाँ से सीखेंगे? एथिक्स कहाँ से सीखेंगे? बिल्कुल। मॉरल एजुकेशन, इट इज नॉट ओनली अबाउट कि आप एकेडमिक्स की तरफ ही जाएं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप स्कूल में सीखते हैं। जब बच्चे स्कूल ही नहीं आएंगे तो कैसे वो और सीखेंगे? ये कि जेंडर बायस भी वहीं खत्म होगा स्कूल में। बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल। लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, बिल्कुल। और सबको समान शिक्षा के अधिकार हैं। बिल्कुल, अच्छा, वो बिल्कुल। अब होने लगा है। बिल्कुल। मान लीजिए कितने स्कूल हैं कश्मीर में अम, अंदाजन? कोई 15-20 हजार स्कूल होंगे। जी। तो 15-20 हजार में सब में बच्चों की संख्या बढ़ी है। जी। अरे वाह। खासकर काफी- अभी वहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, स्कूल क्लस्टर्स बन रहे हैं। तो ये एक बदलाव है। अच्छा, जो हमारे क्लस्टर्स से आपका देखिए, तात्पर्य? जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी आई है, उसके तहत देखिए हर स्कूल में आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, सारा स्टाफ नहीं मिलेगा। उस वजह से स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं ताकि जहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल हो। अगर किसी बच्चे का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो उसके स्कूल में अवेलेबल नहीं है, वो क्लस्टर में जाके वो एजुकेशन ले सकता है या वो फैसिलिटी यूज कर सकता है। दिस वाज ओनली आफ्टर द आर्टिकल 370। एक भारत की बहुत ही चेष्टा रही है, वो है कि लोगों के ग्राउंड तक स्किल्स को भेजना, निपुण करना, उनको हाथ के कामों में हुनर पास करना। और कश्मीरियों के पास तो बहुत हुनर है। वहाँ पे अखरोट की लकड़ी का बहुत काम है, वहाँ पे फूलों का बहुत काम है, जिसके फूलों की खेती के बाद वैल्यू एडिशन हो सकती है, उसको फूलों से बहुत कुछ बन सकता है। जो स्किल्स हैं वो पहले थी 370 से पहले स्किल डेवलपमेंट। मैम 370 के बारे में यहाँ पे मैं बात नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करूँगी, जहाँ मैंडेटरी है कि 5वीं से नहीं, आप मैंडेटरी इसलिए हो पाया कि 370 हटा। जी, तो आप उसकी जरूर बात करिए। ठीक है। मुझे ये बताइए कि 370 से पहले, क्योंकि आपका बचपन वहाँ बीता है, जी, क्या वहाँ कोई स्किल डेवलपमेंट के सेंटर थे? बिल्कुल भी, एक भी नहीं। जी, ITI हुआ करते थे, लेकिन वो भी डिस्ट्रिक्ट में एक आधा कोई ITI हो गया। अब आप सोचिए, मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मैं कहाँ 2 बसेस चेंज करके मैं वो सेंटर पे पहुंचूंगी? हाँ, तो ये मुश्किल था। तो जितनी डेवलपमेंट थी वो तब नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, अब बताइए कि 370 के हटने के बाद जी, अब ये जो शिक्षा की एक खास तौर पे शिक्षा विभाग ने
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंटर ने राइट। जो नई चीज़ें शुरू की हैं उसमें से कुछ आपने बताई, अब आप स्किल पे बताइए। मैम जैसे बहुत सारे नेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो पहले वहाँ पे नहीं थे, अब सारे वहाँ पे एप्लीकेबल हैं और बच्चे उनसे फ़ायदा ले रहे हैं। अच्छा। दीक्षा की बात करती हूँ। दीक्षा एक नेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री कंटेंट है, यानी कि जो बच्चा प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ले सकता है वो वहाँ से कंटेंट ले सकता है, वो वहाँ से क्लासेस देख सकता है। तो ये वहाँ पे है। और यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है कि 370 के बाद ही वो ये यूज़ कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे उधर इंटरनेट नहीं था, हमेशा इंटरनेट काट दिया जाता था, स्ट्राइक्स हुआ करती थी, छुट्टियां हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित रह गई। राइट राइट। लेकिन आफ्टर द आर्टिकल 370 एक भी दिन ऐसा नहीं था जब स्ट्राइक हुई, या एक भी ऐसा दिन नहीं था जब इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ हो। वाह जी जी। और Actually हमारे तो उधर 4G है, जैसे कश्मीरी आप दिल से तो बहुत ही जी कृतज्ञ होंगे कि हमें कम से कम 370 हटा। जी। तो आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटी पे गांव में हर घर में अभी जो लोग हैं कश्मीरी, क्या वो कृतज्ञ हैं इस बात के लिए? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं बोल रही हूँ आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन समय के साथ वो एकदम वो रियलाइज करेंगे कि नहीं, फायदा हुआ है, चेंज हुआ है, मैसिव चेंज आई है। वापस आते हैं उस पे, स्किल डेवलपमेंट में जी। क्या क्या शुरू हुआ है वहाँ? जी जैसे अभी देखिए लेवेंडर की खेती हो रही है वहाँ पे, हाँ जो पहले नहीं हुआ करती थी, हाँ। और वही लोग आज करोड़ों में खेल रहे हैं। हाँ, लेवेंडर से परफ्यूम्स बन जाएं बिल्कुल, कितने, और ये ऑर्नामेंटल प्लांट है। हाँ। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में उसको यूज किया जाता है और ह्यूज प्रॉफिट है। तो इसके एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं। बिल्कुल। मैंने कुछ आंकड़े देखे थे जी कि जी। जमीन आसमान का फर्क आया है बिल्कुल। कि एक्सपोर्ट्स में। राइट और कश्मीर की पहले सिर्फ ये टूरिज्म पे डिपेंड करे, राइट। लेकिन अब इनके पास अपने ये लेवेंडर्स हैं, सैफरॉन हो गया। सैफरन इनके पास पहले भी था, लेकिन अब उसके आंकड़े हाँ। आश्चर्यचकित। बिल्कुल अब बिल्कुल। इनकी एक्सपोर्ट्स में करोड़ों की एंड बढ़ोतरी स्पेशली है। दे आर जीआई टैग्ड। जीआई टैग है उनके जी पास। जी। और अखरोट के ऊपर भी कोई स्किल डेवलपमेंट हुई है कारपेंट्री में? अभी देखिए वोकेशनल एजुकेशन अब स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं लेकिन उनको वोकेशनल में आना है, चाहे वो कारपेंट्री है या कोई और स्किल डेवलपमेंट है, उनको एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा। तो अखरोट सिर्फ सबसे अधिक उपज जो है वो कश्मीर में है। हाँ। तो वहाँ की अखरोट की जो लकड़ी होती है, फर्नीचर कार्विंग्स हैं जो, इतना बढ़िया कार्विंग, बिल्कुल बिल्कुल जैसी कारीगरी किसी के पास नहीं है। राइट। लेकिन अब उसमें सरकार ने इनको 20 लाख का मुद्रा लोन एक एक बच्चे को ले सकता। जी तो वो लिए हैं बच्चों ने, तो जिससे कि आप अपना ये बढ़ा सके। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो भूमिका है एज एन एकेडमिक ऑफिसर, उसमें आपने एक दीक्षा बताइए कि डिजिटलाइजेशन के ऊपर जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि इंटरनेट आर्टिकल 370 हटने के बाद आया है जी, तो उसमें डिजिटलाइजेशन में क्या अब वहाँ पर भी लोग आराम से गूगल सब करते? इवन टीचर्स के लिए एजुकेशन ये ट्रेनिंग्स का एक प्लेटफॉर्म है जिसको निष्ठा बोलते हैं। अच्छा। और आपको जान के खुशी हो गई कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे देश का ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग का। अब हमारे टीचर्स घर बैठे बैठे खुद को ट्रेन कर सकते हैं पैडागोजी में कि बच्चों के लिए कौन सी पैडागोजी बेस्ट रहेगी। अच्छा जी। अच्छा। इसके साथ साथ हमारे उधर VSK आ गया है, विद्या समीक्षा केंद्र, जिसके तहत बच्चों की असेसमेंट जो है वो यूनिफॉर्म होगी जैसे पूरे देश में हो रही है और वो खुद को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, मेरे दर्शकों से एक सवाल है कि बहुत से ऐसे लोग हमारे ही इर्द गिर्द हैं जो आर्टिकल 370 पे बड़े बड़े लेक्चर ढालते हैं कि ये नहीं हटना चाहिए था, तो चाहे वो विरोध के लिए कहते हों। मेरा उनसे सवाल है कि आम लोग, आम छोटे पैदा होते बच्चे, बड़े होते बच्चे, अब वो कितना कुछ कर पा रहे हैं, ये उनको जो सामर्थ्य मिला है ये आर्टिकल 370 हटने के बाद मिला है। और एक नहीं तो कश्मीर भी पाकिस्तान जैसा कुछ एक गरीब सा देश हो जाता, बिल्कुल एक हट के, और वैसी ही भूखमरी का सामना करता। आज इनको कितना, और पिछले 70 साल
सब्सिडाइज मिला सब कुछ जो आज भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके ऊपर भी मैं चाहूंगी कि बताएं कि हम सब्सिडाइज। कश्मीरियों को लगता था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जो हमें सब्सिडी मिल रही है वो हट जाएगी, हाँ। बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अभी भी गरीब लोगों के लिए सबसे पहले वहां पे मकान बन रहे हैं। हाँ। शौचालय जैसे पूरे देश में बने, कश्मीरियों के लिए भी कितने बने, शौचालय आपके अंदाज से वहां बन चुके हैं? लाखों की तादाद में। जी, ये कैसे दुनिया नहीं समझ पाती, और रोज चैनल्स पे दिखाते हैं ये तो शौचालय हमारी बन गए जी। और उसके अलावा गरीबों के लिए मकान बन गए। अगर आपको रियल ग्राउंड लेवल की रियलिटी चाहिए, आप एक गरीब कश्मीरी से पूछिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो देखिए वो हमारी सरकार के बारे में क्या बोलता है कि हमारी सरकार ने फ्री वहाँ पे राशन है, जो फ्री राशन उसमें है। जितने गरीब लोग, गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं, किसानों के डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं। हाँ, इससे बड़ी बात ये क्या भी हो? सम्मान निधि महिलाओं जाती के लिए स्किल सेंटर्स खुले हैं। है। नहीं, आप तो बता रही हैं They are independent. डिजिटलाइजेशन का बिगेस्ट Digitalization. सेंटर जी। इन ऑफ द वर्ल्ड इज देयर। ये कितनी निष्ठा जो हमारे देश में है, अब वो वहां पे भी चल रहा है। वाह वाह। जी, आर्टिकल 370 हटने के बाद और कौन सी जमीनी चमत्कार आपने देखा? एक तो देखिए, आपने हमें बहुत कुछ बता दिया कि घर बन गए हैं, गरीबों को मिल गए हैं, औरों को मिल जाएंगे जो रह गए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। जब हम घर से निकलते थे, एक अनसर्टेनिटी रहती थी कि रास्ते में क्या हो जाए, कहीं पे पत्थरबाजी स्टार्ट ना हो जाए, कहीं पे फायरिंग ना हो। बट उसके बाद सबसे बड़ी जो बात है वो है हमारी सेफ्टी। अब हम निश्चिंत होकर घरों से निकलते हैं अपने कामों पे कि भाई अब सेफ्टी है वहाँ पे, अब एक पीसफुल एनवायरनमेंट है जो हमारी सरकार ने किया है। जी। तो वहाँ पर ज़्यादातर पुलिस के लोग गश्त करते हैं या कि आर्मी के लोग, देखिए या मिक्स्ड है? मिक्स्ड है, लेकिन हमारी जो लोकल पुलिस है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। वो लोग हैं जो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आज आप इस एरिया में नहीं आएंगे। जब मेरी वो थ्रेट परसेप्शन हाई था तो दे अवेयर्ड मी कि मैडम आप यहाँ पे नहीं आएंगे, जब भी आएंगे आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद ही आप इस एरिया में आए। अच्छा, ये बताइए कि आपके मन में ये जो क्रांति है, जी, जीऊंगी भी यहाँ मरूंगी बिल्कुल। भी यहाँ, ये कहाँ से आई? देखिए ये इतना इनहेरेंट बड़ा है, धड़ल्ला कहाँ ये से है? इनहेरेंट है। मुझे लगता है कि जो होगा वो तो भगवान की मर्जी से ही होगा। तो थोड़ी छिटपुट वार्निंग से हमें डर के नहीं जीना चाहिए। और आप कितना फर्क ला रही हैं वहाँ के बच्चों की जिंदगी बिल्कुल, में, बिल्कुल। वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग में, हर बिल्कुल, चीज में आपका दखल है। बिल्कुल। और नेशनलिज्म जो मेरे अंदर है, इनहेरेंट है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूँ। हालांकि हमारी सरकार जैसे नेशनल एंथम अब वो मैंडेटरी हो गया है वहाँ अच्छा, पे। ये भी, हाँ, ये भी बड़ी जी। एक आश्चर्यचकित बात करने वाली बात थी जी। कि आर्टिकल 370 से पहले एक भी जगह भारतीय राष्ट्रगान नहीं गाया जाता था। और जी। अब कंपलसरी है, अब मैंडेटरी। अब ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, जी। सिनेमा हॉल में, हर जगह हर जगह पे कंपलसरी है। कंपल्सरी है। वाह। और बहुत बच्चों सारे को ऐसा नहीं लगता आपको कि 75 साल जो भी पीढ़ियां वहाँ पे जन्मी, पली, बड़ी हुई, उनको भारत से तोड़ने पे ज्यादा ध्यान? बिल्कुल। बच्चों का माइंड मैम आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं। आप उनको जैसा फीड करेंगे वो वैसा बनेंगे। अगर स्टार्टिंग से ही, जब उनकी फाउंडेशनल लेवल है, वहीं से आप उनको नेशनलिज्म के बारे में बताएंगे, सिखाएंगे, वो भारतीय क्यों नहीं बनेंगे। अच्छा, एक और सवाल है जी। कि माइनॉरिटीज, आप एक सिख कम्युनिटी से हैं, जी। वहाँ पे हिंदूज भी हैं, और कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ वो भी आपको अच्छे से पता जी। है। तो आज माइनॉरिटीज की वहाँ क्या स्थिति है? देखिए, मजे में रह रहे हैं माइनॉरिटीज, एक सेफ्टी के साथ जो रह वहाँ रहे हैं। हैं थे, जी। या हालांकि बीच में जब वो थोड़ी सी कंडीशंस खराब हुई थी तो हम भी, हमारे घर वाले भी प्लान कर रहे थे कि यहाँ से हम पलायन करेंगे। बट अब जो वहाँ की कंडीशंस हैं, आप देखिए कितने सारे माइनॉरिटीज रह रहे हैं, और खासकर कश्मीरी पंडित, वो वापस गवर्नमेंट ने, सरकार ने वहाँ पे कॉलोनीज बनाई हैं बाज़ाब्ता उनके लिए, और वो वहाँ पे आराम से रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए वहाँ पे सिखों की संख्या कितनी है? सिख बहुत ही, मैं उनको माइनॉरिटी भी नहीं बोलूंगी, माइक्रो माइनॉरिटीज हैं वो। मोर देन 90% वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है। तो हिंदूज या सिख बहुत कम है। बहुत कम है। खास तौर पे जब कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया, जी।
उसके बाद ये संख्या और घट गई। और घट गई, लेकिन अब ये धीरे धीरे आपको लग रहा है कि बढ़ रही है, वापस आ रही लोग। है, वापस आ रही है। अच्छा, स्थानीय मुस्लिम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि हमारे जो कश्मीरी लोग हैं उनमें कश्मीरियत कूट कूट के भरी हुई है। वो हमें हमेशा अपने अपनों की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं करते हैं। हाँ, कुछ सरफेरे लोग हैं वहाँ पे जो थोड़ा सा रेडिकलाइज्ड हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पे कंडीशंस, माहौल ख़राब हो, और कई बार तो वो कुछ भी बोल देते हैं, जैसे कन्वर्शन की भी बात कर लेते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं हैं। जी, ये वो होंगे जिनकी पाकिस्तान से फंडिंग चल रही होगी। हाँ, क्योंकि अब तो बहुत कम दखल, पाकिस्तान के दखल को बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। जी, जी। लेकिन कभी कभार वो फिर भी उछल लेते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो एजेंडा लग रहा है, जैसे लव जिहाद का कभी कभी मुझे फील हुआ कि इट इज़ रियली हैपनिंग, इट इज़ ट्रू। एक और बात आपसे जानना चाहती हूँ कि डिजिटलाइजेशन में एक तो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक इंटरनेट आ गया है, अब वाईफाई वगैरह सब अवेलेबल है, इसमें और क्या वहाँ पे जो आया है? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रही हूँ। जैसे पहले किसी भी काम के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए, हमें फिजिकल फाइल्स को मूव करवाना पड़ता है था, जिनमें महीनों लग जाते थे। अब डिजिटल, अब ई ऑफिस हो गया है। अरे वाह, जी, अच्छे से डिजिटलाइजेशन। बिल्कुल, आप ई ऑफिस के थ्रू फाइलिंग कर सकते हैं, और उसका एक टाइम पीरियड है कि इस समय तक ही आपके टेबल पे फाइल रहेगी, उसके बाद आपने हायर अथॉरिटीज को देना है, या अगर उसमें कमी पेशी है आप उसको बैक अच्छा, भेजेंगे। अकाउंटेबिलिटी पूरी है, पूरी अकाउंटेबिलिटी, पूरी ट्रांसपेरेंसी। जी, तो लोगों को इस सब से तो बहुत राहत मिली होगी। बहुत, मैं आपको बार बार यही अच्छा, कह रही हूँ। मॉनिटरिंग कैसी है सारे ई ऑफिसेस की, ई फाइल्स की? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। सारा डिजिटल होने की वजह से, चाहे वो वीएसके हो, बच्चों की असेसमेंट हो जो अभी स्टार्ट होने वाली है, और या हमारी ई ऑफिसिंग हो, या टीचर्स या स्टूडेंट्स की अटेंडेंस हो, ये सारा डिजिटल हो गया है। अच्छा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है? पाठ्यक्रम? सिलेबस हाँ, जी, जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो अब एनईपी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब पूरे देश में एक ही एजुकेशन रहेगी, एक ही किस्म की रहेगी, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहेगी। वाह, 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 जैसे पहले 2 झंडे 2 कानून, अब वैसा नहीं होगा। सेम वहां पे एक एजुकेशन रहेगी जो हमारे बाकी के देश में हो रही है। सो वही कश्मीर कहीं ना कहीं पूरे देश से कटा हुआ था आर्टिकल 370 की वजह से, लेकिन जैसे ही एब्रोगेट हुआ, उसके बाद एकदम पूरे देश के साथ जुड़ गया। वाह, जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और एक कि और हमारे कश्मीरी भाई बहन जो हैं वो एक अच्छे देश के थे, और अब उनको ये एहसास हो गया है कि कितना फ़ायदा यहाँ है। ज़मीनों के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। आर्टिकल 370 हटने के बाद अब वहाँ पे कोई भी खरीद सकता है, सारे भारत में से कोई भी जाके। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अगर कोई लड़की कश्मीर से पूरे देश के किसी भी हिस्से में शादी कर लेती थी, तो उसको जमीन जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलता, बेदखल हो जाए। लेकिन सुनिए, अगर उसी लड़की की शादी पाकिस्तान में होती थी तो उसको पूरी प्रॉपर्टी का हक मिलता था। आप देखिए कितना बड़ा कानून में ग्लिच था। ग्लिच थोड़ा, ये तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं भारत की जी, सारी डेमोक्रेसी के खिलाफ था। बिल्कुल, ये तो प्रजातांत्रिक था ही नहीं। जेंडर बायस अलग, कंट्री बायस अलग, कंट्री बायस। कि आपके लिए हिंदुस्तान कुछ नहीं, पाकिस्तान सब कुछ। आप कश्मीर की लड़की देश के किसी भी कोने में शादी करे, लेकिन उसको प्रॉपर राइट वहां पे मिलेगा, प्रॉपर्टी का और दूसरे भी जितने भी वो जो 2005 में जो हमारा पास हुआ था एक्ट, तो उसके मुताबिक। जी, अच्छा अच्छा। वैसे उससे पहले क्या बेटियों को हक था जमीनों में? नहीं था, नहीं। अब जमीनों में हक तो सारे भारत में ये है कि जो भी पैतृक संपत्ति होगी उसमें बेटियों का एंसेस्ट्रल जो, उसमें बेटियों का पूरा हिस्सा होगा। तो जो मेरे दर्शक डॉक्टर अमरप्रीत का वो शो नहीं देख पाए हैं, जिसमें हमने इनको एज ए बॉटनिस्ट पेश किया था कि ये रिसर्च क्या कर रही हैं, इन्होंने यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से रिसर्च की थी ब्रायोफाइट्स पे, तो वहाँ पे जाकर कश्मीर में इन्होंने 90 ऐसी प्रजातियाँ हैं ब्रायोफाइट्स की जिनको इन्होंने अंकित किया है,
और अब आपके विज्ञान के लिए एक खोज है इनकी, उसके अलावा और उसमें बहुत कुछ इन्होंने किया है और बड़ी लगन से उसमें लगी हुई हैं और बहुत दूर दराज इलाकों में अकेली जाती हैं। आपके इस जो आपका एक ब्रेवरी है, जी, आपकी जो एक देखकर इतना अच्छा लग रहा है, सलाम आपको। Thank you. कि आपने इतना बड़ा जज्बा रखा हुआ है। जी। थैंक यू सो मच। आज मेरे दर्शकों को आपने धरातल से सही जो वहाँ पे हो रहा है वो सब बताया। जी, थैंक यू। थैंक यू।